इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि असम के चाय बागान में काम करने वाले जितने भी मजदूर थे उन मजदूरों का असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रति कौन सा रिएक्शन रहा था, कैसा रिएक्शन रहा था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि असम चाय बागान में काम करने वाले दो प्रकार के मजदूर थे। एक तो मजदूर वो थे जो वहाँ के स्थानीय मजदूर थे, वहीं उनका घर था, आसपास में ही घर उनका था। और दूसरा जो मजदूर थे वो प्रवासी मजदूर थे। अब प्रवासी मजदूर किसको बोला जाता है, लॉकडाउन के समय में बहुत सारा ये वर्ड सुने होंगे कि प्रवासी मजदूर। तो ऐसे मजदूर जो अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे यूपी बिहार का कोई मजदूर अगर दूसरे राज्य जैसे चेन्नई, मुंबई, हरियाणा, गुजरात यहाँ काम करने के लिए चले गए तो वहाँ पर उनको प्रवासी मजदूर बोला जाता है। और एक होता है प्रवासी भारतीय। तो ऐसे भारतीय मजदूर या ऐसे भारतीय लोग जो अपने देश को, भारत को छोड़ करके विश्व के किसी भी देश में काम करने के लिए चले जाते हैं तो उस देश में उनको प्रवासी भारतीय बोला जाता है। तो असम के चाय बागान में काम करने वाले ये दोनों ही प्रकार के मजदूर थे। एक तो स्थानीय मजदूर थे और दूसरा प्रवासी मजदूर थे। अब उन लोगों ने क्या सोचा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन हम लोगों को ये कहता है कि आप आज़ादी हैं, आप आज़ाद हैं, किसी भी तरीक़ा से कहीं भी जाने के लिए आपको किसी का भी परमिशन नहीं लेना है, कहीं भी आप घूमने फिरने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था, ये गलत अर्थ में वो लोग ले लिए थे। लेकिन वहाँ पर एक अधिनियम लागू किया गया था 1859 में, ठीक 1859 में एक अधिनियम लागू किया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया था, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अंतर्देशीय उत्प्रवासी अधिनियम। याद रखिएगा, अंतर्देशीय उत्प्रवासी नियम। अधिनियम, अंतर्देशीय उत्प्रवासी अधिनियम होता है, इसका हिंदी मीनिंग। ये 1859 में लागू किया गया था। अब ये नियम क्या कहता था, ये अधिनियम, ये एक्ट क्या कहता था कि किसी भी प्लांटेशन वर्कर्स, चाय बागान में काम करने वाले कोई भी अगर मजदूर है वो ब्रिटिश सरकार के परमिशन के बिना बागान को छोड़ करके कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है। उनको जो सीमित एरिया मिला है उस सीमित एरिया में ही रह सकते हैं। कन्फाइंड एरिया होता है, कन्फाइंड का मतलब हुआ सीमित एरिया, लिमिटेड एरिया। कन्फाइंड का मतलब हुआ सीमित, लिमिटेड। तो उनको जो लिमिटेड एरिया मिला हुआ था कि आप इतने दूर में ही घूम फिर सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो उस अधिनियम के तहत ये बोला गया था कि कोई भी यहाँ पर काम करने वाला मजदूर, चाय बागान में काम करने वाला कोई भी मजदूर बिना सरकार से परमिशन लिए वहाँ से छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है या फिर अपना घर नहीं जा सकता है। लेकिन अब बात कहिएगा कि कोई बात नहीं, परमिशन लेकर के निकल जाता, तो याद रखिए कि उनको परमिशन भी कम ही मिला करता था। ऐसा नहीं है कि जाता परमिशन मांगने के लिए और उनको परमिशन धड़ाक से मिल जाता था। परमिशन भी उनको नहीं के बराबर मिलता था, ये ध्यान रखिएगा, उनको परमिशन भी नहीं के बराबर मिला करता था। इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब इस आंदोलन के बारे में सुने तो उन लोगों ने सोचा कि ये आंदोलन हमें ये हक देता है कि अब इस रूल को तोड़ करके अब हम अपने घर चले जा सकते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि जब इस आंदोलन के बारे में सुना तो वो प्लांटेशन वर्कर्स जो जितने भी थे वो प्लांटेशन को छोड़ दिए, वो चाय बागान को छोड़ करके और वहाँ से निकल गए। घर जाने के लिए उन लोगों ने निकल लिया, बिना परमिशन लिए हुए वो लोग निकल गए। ऐसे भी परमिशन लेते तो परमिशन से तो मिलने वाला था नहीं, तो बिना परमिशन लिए ही वो लोग आराम से वहाँ से चल दिए। लेकिन हुआ क्या, फाइनली वो रास्ते में ही पकड़ा गए। पुलिस ने उनको रास्ते में ही पकड़ लिया और वो अपने गंतव्य तक यानी वो अपने मंजिल तक कभी पहुँच ही नहीं पाए, ठीक। और उनको पकड़ करके रास्ते में ही और बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उनको पुलिस के द्वारा बहुत मारा गया था उसको। तो ये उनसे एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी कि वो उन खुद को एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो समझ लिए इसको कि एक प्रकार का ऐसा इन्फॉर्मेशन है, एक प्रकार का ऐसा मूवमेंट चलाया गया है जिसमें हमको सब चीज़ की आज़ादी मिलती है, कहीं भी घूमने फिरने की। तो ये उनका गलत तरीका से वो मैसेज को ये अंडरस्टैंड कर लिए थे, समझ लिए थे। तो ये था प्लांटेशन वर्कर्स, जो कि चाय बागान के जितने भी काम करने वाले मजदूर थे उन लोगों ने इसके प्रति किस प्रकार से रिएक्ट किया। एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक। एक और बात, आज जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो लड़के लोगों का कहना हुआ कि मोबाइल पर जो है एक स्कॉलरशिप टाइप का मैसेज आ रहा है।
तो इसमें दो प्रकार का चीज़ आपके साथ हो सकता है, दो प्रकार से मैसेज ये आता है। पहला नंबर तो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा मैसेज आपको भेजा जाता है किसी अननोन नंबर से कि इसमें इतना का स्कॉलरशिप लिया जा रहा है, इतना आपको फ़ायदा मिल सकता है। और वहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि आपसे वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही, और बोर्ड एग्जाम से पहले आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा और सिलेबस पूरे से पूछेगा और कुछ ऐसा चीज़ पूछ देगा जो आपको अभी तक पढ़ाया भी नहीं गया है, ना ही स्कूल में ना ही आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, कुछ ऐसा चीज़ वो बहुत पहले ही टेस्ट ले लेता है। ठीक, ये होता है इस प्रकार का। और जब उसमें पास करने पर या फिर ओवरऑल ज़्यादातर बच्चा पास ही हो जाते हैं, तो उसमें से एक ऐसा चलाया जाता है कि मान लीजिए 100% स्कॉलरशिप का नाम लिया जाता है और उसमें से आपको बोला जाएगा कि 40%, 50%, 60% या 70% तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और आपको जो है वहाँ का पैकेज जो होता है पैकेज की तरह दिलवाया जाता है। वहाँ पर 11th 12th अगर जो लोग 10th में होंगे उनको 11th 12th के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से फ़ोन आता है या फिर उनको मैसेज आता है। वहाँ पर बताया जाता है कि 1.5 से 2 लाख का 1 से 2 लाख के बीच का पैकेज रहता है, उनका फी रहता है और उसमें आपको 40,000 छोड़ दिया जाएगा, 60,000 छोड़ दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको आता है। तो इस प्रकार से मैसेज से भ्रमित नहीं होना है। दूसरा एक और आता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर गलती से भी कभी फ़ोन नंबर डाल दिए होंगे तो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक, तो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो होता है मैसेज बार बार आता है या फिर आपको व्हाट्सअप बार बार किया जाता है। क्योंकि ये पिछले साल जब 10th वाले को पढ़ा रहे थे तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था। तो उनके द्वारा मैसेज बार बार आता है कि आज ये स्कॉलरशिप निकला, आज वो स्कॉलरशिप निकला, इसका आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। डेली उनका लास्ट डेट आता है, पता नहीं वो कौन सा लास्ट डेट ऐसा होता है जो डेली चलते रहता है, ठीक, तो उनका ये लास्ट डेट निकलता है, ठीक। और उनके तरफ से ये चीज़ मैसेज आएगा कि आज 10,000 बच्चे ने इनरोल कर लिया, इतने बच्चे इनरोल कर लिए, इतने बच्चे इनरोल कर लिए, लेकिन उसका रियलिटी ये होता है कि उसका फ़ी 1.5 से 2 लाख के बीच में फ़ी होता है और आपको उसमें फंसा लिया जाता है। इस प्रकार का उसको हाइप क्रिएट किया जाता है। तो इन सब चंगुल में मत फंसना है। पहले आपका जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड के लिए पूरा फोकस कीजिए। पहले आपका तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा एग्जाम लिया जाता है तो पूरे सिलेबस से लिया जाता है, ठीक। तो पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और आपका मेन अभी फोकस बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए होना चाहिए। तो आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा बढ़िया से पढ़िए, कवर कीजिए पहले, फिर अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम देने को मिलता है तब जा कर के दीजिए। अदरवाइज ऐसे एग्ज़ाम के चंगुल में मत फंसा कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है। डेली मैसेज आता है कि इतना का प्राइस मिल सकता है, आपको मोटरसाइकिल मिल सकता है, बाइक मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, आईफोन मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ होता है सब, ठीक, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। देखिए जनरली ये जो चीज़ होता है ये गार्जियन के दिमाग में ये फिट करने के लिए डाला जाता है कि अगर आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आप वो मिलेगा। लेकिन वास्तविकता उसका कुछ और होता है, क्योंकि अपने ही यहाँ से पढ़ने वाले पिछले साल के स्टूडेंट अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ पर इंक्वायरी किए, तो उनको पहले व्हाट्सअप से ये सारी चीज़ डिटेल्स दी जाती है, कहता है कि आप इंस्टीट्यूट विजिट कर लीजिए, आपको टेस्ट लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद एडमिशन होता है और आपसे कुछ पैकेज वैसा जमा करवा लिया जाता है फीस का। और उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है वहाँ पर क्वालिटी के नाम पर कुछ और ही चीज़ आपको डिलीवर किया जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आप लोग बोर्ड के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए और उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए। बाद की बात जो है वो बाद में होगी, पहले बोर्ड के लिए बढ़िया से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे के क्लास में हमको जानना है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको वापस लेना पड़ा, ये असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग इसके लिए नेक्स्ट क्लास में।